अभी मेरी शादी को 7 ही दिन हुए थे और नई दुल्हन के लिए संडे को देर से उठना कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं कि मेरी सासू माँ किचन के बर्तन गिराने लगी। वो तो मुझे शादी के कुछ महीने पहले से जानती थी। राहुल हमेशा उनकी बहुत तारीफ करते थे। हमारी सगाई के 3 महीने बाद हमारी शादी हुई थी, जिस दौरान मैं 5 या 6 बार अपनी सास से मिली थी। शादी की रस्मों के दौरान वो भी मेरे साथ बहुत प्यार से रहे थे। पर आज सुबह कुछ अजीब हुआ था। जब मेरी आंख खुली तो राहुल भी बेड पर नहीं थे। मैंने बाहर जाकर देखा तो सबसे पहले अपने ससुर जी के पैर छुए तो उन्होंने मुझे कुछ संकोच के साथ आशीर्वाद दिया। एक रात में ऐसा क्या हुआ कि सब बदल चुका था। मैंने सासू माँ से पूछा कि राहुल कहाँ है, तो उन्होंने मुझसे थोड़ी दूर पर आकर कहा कि वो ऑफिस चला गया है। मैंने कहा संडे को ऑफिस? तो उन्होंने कहा आज संडे नहीं है, मंडे है महारानी। मेरा तो दिमाग बिल्कुल चकरा गया था। मुझे लगा कि मुझे इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो सकती है। मैंने सोचा शायद शादी की थकान अभी तक उतरी नहीं है, लेकिन मेरे प्रति सबके बदले हुए रवैये से मैं बहुत दुखी थी। पिछले 1 हफ्ते से ससुराल में मैं रानियों की तरह रह रही थी और अब वो अचानक मुझे पराया लग रहा था। मैं नहाने चली गई थी और जब बाहर आई तो मेरा फ़ोन बज रहा था। वो राहुल का फ़ोन था। उसने मुझसे कहा कि मैं तैयार हो जाऊं, वो 1 घंटे में मुझे लेने आ रहा है। तो राहुल की इस बात से मुझे तसल्ली हुई कि बाकी सब भले ही बदल गए हो, कम से कम राहुल जो मेरे लिए दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट है वो तो मेरे बारे में सोच रहा है। राहुल की सरप्राइज देने की आदत मुझे बहुत पसंद है। शादी से पहले एक दिन राहुल ने मुझे तुरंत घर के नीचे बुलाया और ऐसे ही घर के कपड़ों में मुझे मूवी और डिनर पर ले गए थे। उन्होंने मुझे तैयार होने तक का वक्त नहीं दिया था। आज कम से कम मुझे पहले बताया तो, और 1 घंटे का वक्त दिया। मैं खुश थी और मैं मन ही मन मुस्कुरा रही थी। मैं तैयार हो रही थी कि राहुल का फ़ोन आ गया और उन्होंने मुझे चलने के लिए बाहर बुलाया। मैं तैयार होकर उनके साथ कार में जाकर बैठ गई। राहुल ने मुझे एक बार देखा और बिना कुछ बोले गाड़ी आगे बढ़ा दी। मुझे पता था कि राहुल इस तरह से नाराज होने का नाटक करना और उनके सरप्राइज की शुरुआत का पुराना तरीका था। मैं भी इस बार खेल खेल में चुप बैठी रही। तभी थोड़ी देर बाद एक जगह राहुल ने ब्रेक लगाया और मुझसे कहा कि शीतल, तुम अंदर चलकर रिसेप्शन पर बैठो, मैं कार पार्क करके आता हूँ। राहुल के मुंह से रिसेप्शन शब्द सुनकर मैं चौंक गई, पर फिर तुरंत बाहर उतरकर मैंने उस बोर्ड पर पढ़ा यादव साइकाट्रिक क्लिनिक। मैंने आसपास हर तरफ देखा कि शायद मुझे राहुल ने कहीं और जाने को कहा होगा, पर उस रेसिडेंटल एरिया में सिर्फ वो एक क्लिनिक ही था। मैं चुपचाप वहीं सन्न खड़ी रह गई। मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा था कि शायद मुझसे कोई बड़ी गलती हुई है, जिसके कारण सब मुझसे इस तरह बात कर रहे थे। तभी राहुल आए और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अंदर नहीं गई, आओ चलो। मैं चुपचाप राहुल के पीछे पीछे चल दी। मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि राहुल का कोई बड़ा मजाक है या सच। पर क्लिनिक में अंदर पहुंचकर जब राहुल ने मेरे नाम से डॉक्टर का अपॉइंटमेंट कंफर्म किया तो मुझे अपना किसी कमी का यकीन हो गया। राहुल और मैं अपने नंबर का इंतजार कर रहे थे, पर 1 हफ्ते की शादी में राहुल के साथ मैं जितनी कंफर्टेबल हुई थी, उसके बाद भी आज मुझ में उसे ये पूछने की हिम्मत नहीं हुई थी कि आखिर वो मुझे एक दिमाग के डॉक्टर के पास क्यों लाया है। मैं सच में अनुमान लगा रही थी कि अटेंडेंट ने मुझे अंदर जाने को कहा। अब हम डॉक्टर के सामने बैठे थे। ये रूम कुछ अलग था। नॉर्मल ड्राइंग रूम की तरह सोफा लगा था और उस डॉक्टर के चेहरे पर भी एक गंभीरता की जगह स्माइल थी। डॉक्टर ने मुझसे पूछा, बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है। मैंने राहुल की तरफ देखा क्योंकि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। तब राहुल ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर दरअसल मुझे नहीं लगता शीतल को पता भी होगा कि उसे क्या प्रॉब्लम है। अब डॉक्टर से ज़्यादा मैं अपनी प्रॉब्लम जानने के लिए उत्सुक थी कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। तब राहुल ने आके कहा, डॉक्टर हमारी शादी को 1 हफ्ता हुआ है। शुरू में सब ठीक था। मुझे शीतल की मम्मी ने ये बात पहले ही बताई थी, पर मुझे और उन्हें यकीन था कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। पर अब जब शादी के 1 हफ्ते बाद ये फिर से हुआ तो मुझे लगा अब मुझे देर करनी नहीं चाहिए और इसीलिए मैं शीतल को आपके पास ले आया हूँ। राहुल की ये बात सुनकर मैं लगभग चिल्लाकर बोली, राहुल मुझे क्या हुआ है, तुम मुझे बताते क्यों नहीं। तब राहुल ने डॉक्टर को बताया कि शनिवार की रात कुछ गेस्ट को विदा करके हम थके हारे अपने कमरे में आकर सो गए थे।
फिर अगले दिन मैं उठा तो मैंने शीतल को बड़े प्यार से आवाज़ दी, पर उसने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। तो मुझे कुछ शक हुआ। ये बात मेरे अलावा मेरे घर में किसी को पता नहीं है कि शीतल को एक अजीब बीमारी है। वो कई बार तो दिन भर सोकर नहीं उठ पाती। ये शॉर्ट कोमा जैसी अवस्था होती है और वो तभी उठ सकती है जब वो खुद उठेगी। कमरा सन्नाटे से भरा था। मैं ये सब सुनकर सन्न रह गई थी। मेरी नई जिंदगी में मानो कोमा लग गया था। मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। मुझे एक पल में ही इस पूरी दुनिया, अपनी माँ, मायका, ससुराल से ये शादी, ये बंधन के रिश्ते, सब कुछ बीमारी लग रहे थे। मैंने उस डॉक्टर से ये भी नहीं पूछा कि क्या इस बीमारी का कोई इलाज है या नहीं, क्या मैं कभी ठीक होंगी भी या नहीं। मैं बस वहां से खड़ी होकर डॉक्टर के रूम से बाहर निकल गई। राहुल एक्सक्यूज मी डॉक्टर कहकर मेरे पीछे पीछे आ गया। फिर वो मुझे कार में बैठाकर एसी ऑन करके वापस डॉक्टर के पास गया और कुछ देर बाद आकर मेरे साथ कार में बैठ गया। मेरी आंखों से लगातार आंसू टपक रहे थे। मैं सर झुकाए बैठी रही और बस रोती ही जा रही थी। राहुल ने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, चुप हो जाओ शीतल, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं पता था कि ये सब तुम्हें इतनी जल्दी और यूं पता चलेगा। हमारी शादी के महज 7 दिन बाद से मैं सबसे नाराज थी, राहुल से नहीं। फिर भी मैंने अपना गुस्सा राहुल पर निकाल दिया। मैंने उसे कहा कि अब नहीं तो कब बताते मुझे। क्या तुम चाहते थे कि मुझे कभी भी ये बात पता ना चले? क्या अपनी बीमारी के बारे में जानने का मुझे कोई हक नहीं है? राहुल मेरी बातें सुन रहा था। वो चाहता था कि मेरे मन का सारा गुस्सा निकल जाए और मैं थोड़ी देर बाद शांत हो जाऊं। उसने मुझसे सिर्फ इतना कहा कि आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो शीतल। राहुल के मुंह से निकला सॉरी। मेरा सारा गुस्सा ले गया। एकदम शांत हो गई थी मैं। और अब मैं राहुल पर गुस्सा करने के लिए खुद से नाराज थी, क्योंकि एक वही तो है जो इस बीमारी से लड़ाई में मेरे साथ खड़ा था। उसने मेरी ये बीमारी जानने के बावजूद मुझसे शादी की थी। मैंने राहुल से कहा, नहीं राहुल, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। मैंने सबका गुस्सा तुम पर निकाल दिया। अगर तुम मेरा साथ ना देते तो मैं बिल्कुल अकेली ही हो जाती। एक तुम ही तो मेरा सहारा हो। अब हम दोनों ही खुश और सुकून से थे। हमने एक दूसरे की ओर देखा और गाड़ी आगे बढ़ गई। थोड़ी देर बाद राहुल ने घर के बाहर पहुंचकर गाड़ी रोकी। गाड़ी से उतरकर जब हम दोनों अंदर जा रहे थे तो मैंने देखा कि 2 लड़के सीढ़ी लगाए उनके घर के बाहर लगे सीसीटीवी में कुछ कर रहे थे। मैं बाहर रुकी और मैंने यूं ही नीचे हाथ में एक छोटी सी एलईडी स्क्रीन लिए बैठे बंदे को देखा। स्क्रीन में वो पिछले कुछ दिनों में सीसीटीवी फुटेज को आगे पीछे करके चेक कर रहा था। तब इस स्क्रीन में मैंने देखा कि मेरे सास ससुर राहुल और मेरी ननद मोना कहीं जा रहे थे। मैंने ऊपर ध्यान से देखा तो डेट पिछले दिन यानी संडे की थी। ये देखकर मुझे कुछ शक हुआ। मैं उस सीसीटीवी वाले लड़के से बोली और उस फुटेज को दोबारा देखने लगी। तभी पीछे से राहुल आ गया और वो मुझे फुटेज देखते हुए देखा तो थोड़ा झिझक सा गया था। उसके चेहरे के हाव भाव बदले हुए थे। मैंने उसे सीधे सवाल किया, राहुल, कल तो मेरी तबीयत खराब थी और मैं पूरा दिन सो रही थी, तो तुम सब लोग घर में मुझे अकेला छोड़कर कहाँ गए थे? तब राहुल ने धीरे से कहा, शीतल अंदर चलो, घर में बैठकर बात करते हैं। और मुझे लगा कि वो मेरे सवाल से थोड़ा बेचैन सा हो गया था। और फिर हम घर के अंदर गए। अंदर जाते ही मेरी सास और ससुर ने सवालों की बारिश कर दी। सवाल तो मेरे मन में भी थे, पर मैं इन नए नए रिश्तों की मर्यादा को ऐसे लांघना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं खुद जितना अपनी बीमारी के बारे में जानती थी उतना तो मैंने उन्हें बता ही दिया था। और मेरी सास ने एक टिपिकल सासू माँ की तरह हल्की आवाज में मेरे मायके वालों पर शादी से पहले कुछ ना बताने का इल्जाम भी लगा दिया था, जिससे मैं बाह्य दुखी थी और साथ ही साथ अपने घर वालों से गुस्सा भी थी, क्योंकि भले ही मुझे बीमारी थी पर ये मेरी बेइज्जती और इल्जाम मेरे परिवार वालों के कारण मुझ पर लगी थी। मैं अब सिर्फ एक ही सवाल का जवाब जानना चाहती थी, क्योंकि घर में पूरे दिन बीमार सोते हुए अकेला छोड़कर सारे घर वाले कहाँ गए थे? ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी? मेरे मन में अब गुस्से के साथ अविश्वास की भावना भी धीरे धीरे घर कर रही थी, क्योंकि सवालों के जवाब अभी तक मुझे नहीं मिले थे। रात को डिनर के बाद जब मैं अपने कमरे में गई तो मैंने सोच रखा था कि राहुल को अकेला पाते ही मैं सबसे पहले मेरे उस सवाल का जवाब मांगूंगी कि मुझे घर में अकेला सोते हुए छोड़कर पूरा परिवार कहाँ गया था। थोड़ी ही देर में राहुल कमरे में आया। वो भी जानता था कि मैं उसे यही सवाल पूछूंगी, इसीलिए उसने आते ही बात टालने के लिए टीवी बंद किया और मेरी बनाई भिंडी की सब्जी की तारीफ करने लगा।
मैंने राहुल की बात खत्म होते ही उससे अपना सवाल पूछा तो राहुल ने कहा कि मम्मी ने हमारी शादी की मन्नत मांगी थी, इसीलिए हम सब देवी मंदिर गए थे। मैं जानता था तुम्हारी शॉर्ट कोमा वाली बीमारी के बारे में, इसीलिए मैंने उसी दिन मंदिर जाने को कहा ताकि किसी को कुछ ना पता चले। मैंने हैरान होकर राहुल से कहा, तो ये बात तुमने मुझे सुबह क्यों नहीं बताई? मैं पता नहीं क्या क्या सोच रही थी राहुल। मैं तुमसे ज्यादा किसी पर विश्वास नहीं करती। मैं चाहती हूँ मेरा ये विश्वास हमेशा बना रहे, इसीलिए प्लीज मुझसे कभी भी कुछ मत छिपाना। राहुल ने माहौल हल्का करने के लिए कहा, हाँ मैडम, आप जैसा कहें। मैंने आगे कहा, और अगर मुझसे कोई भूल हो तो मुझे बता देना और मैं भी तुम्हें तुम्हारी गलतियों गिनाती रहूंगी। ये कहकर मेरा चेहरा मुस्कान के साथ खिल गया। राहुल भी मेरे चेहरे पर 3 दिन बाद हंसी देख कर सुकून में था। अगली सुबह खुशियों से भरी थी। मैंने सबसे पहले उठकर सबके कमरों में चाय पहुंचाई और फिर राहुल को भी प्यार से उठाकर चाय दी। मेरी जिंदगी में जैसे अब सब कुछ ठीक हो रहा था। हाँ, मुझे अपनी बीमारी का तो दुख था, पर मुझे राहुल पर विश्वास था कि वो सब कुछ ठीक कर देगा और हर हाल में मेरा साथ देगा। राहुल रोज की तरह तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। अब घर पर सासू माँ और मोना ही थी। ससुर जी अपने फर्नीचर के शोरूम पर जा चुके थे। वो एक बिजनेसमैन थे। मेरी सास तो आज बिल्कुल नॉर्मल बर्ताव कर रही थी, पर मोना जो कॉलेज की 3rd ईयर में थी वो थोड़ी अलग थी। पता नहीं वो मुझे अलग सी लग रही थी या वो ऐसी ही थी, क्योंकि अभी तक मैं उसे अच्छे से जानती नहीं थी। वो हमसे बातें कम करती और फोन पर ज्यादा टाइप करती रहती थी। मुझे उसकी ये आदत थोड़ी अजीब लग रही थी, क्योंकि उसकी और मेरी उम्र में ज्यादा फर्क नहीं था, पर मैं कभी भी इसकी जैसी फोन से चिपके रहने वाली लड़की नहीं थी। खास तौर पर जब तब कोई परिवार वाला बड़ा सदस्य आपसे बात कर रहा हो। पर मुझे उसे कुछ कहने का भी सही समय नहीं लगा। मैं चुप रही। तभी शोरूम से एक नौकर ने आकर सासू माँ के हाथ में एक पर्चा और कुछ दवाइयाँ थी और चला गया। सासू माँ ने उसके हाथ से दवा ले तो ली, पर मेरे वहां होने से वो बड़ी असहज हो गई थी। उससे पहले मैं उनसे कुछ पूछती, वो दवाइयाँ अपनी साड़ी के पल्लू में ढककर तुरंत अंदर चली गई। मुझे उनका ये रवैया बड़ा ही अजीब लगा। मैंने तुरंत मोना से पूछा कि मोना, मम्मी को कोई प्रॉब्लम है क्या? ये दवाइयाँ किसकी थी? मोना ने अपने फोन में से नजर उठाकर मुझे देखा और कहा, कौन सी दवाइयाँ? मोना से ये सवाल करना ही बेकार था। वो तो किसी और ही दुनिया में रहती थी। काफी देर तक सासू माँ नहीं आई और वो सीधे किचन में चली गई। मैंने भी बात को नजरअंदाज कर दी। शायद कल जो मेरे साथ हुआ उसने एक ही दिन में मुझे ऐसा शकी बना दिया था कि मैं हर चीज पर ध्यान दे रही थी और बेवजह मन में वहम आ रहा था। शाम को राहुल ऑफिस से आए तो वो मेरे लिए केक लाए थे। मैंने पूछा कि ये किस खुशी में, तो उन्होंने याद दिलाया कि ठीक 3 महीने पहले इसी दिन हमारी सगाई हुई थी। ये इसका सेलिब्रेशन है। मैं खुश थी। सब लोग केक खा रहे थे। हंसी खुशी टाइम बीत रहा था। रात को सब डिनर के बाद मैं अपने कमरे में जा रही थी कि मेरी नज़र मोना के कमरे पर पड़ी। उसका दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। मैंने देखा मोना अपने बिस्तर पर दीवार की ओर मुंह करके लेटी थी और लाइट जल रही थी। मुझे लगा शायद वो सो गई है, तो मैं उसके कमरे की लाइट बंद कर दूं। मैंने धीरे से जाकर जैसे ही लाइट बंद की, मुझे एक जोर से चिल्लाने की आवाज आई। इस चीख के डर से मेरे दूसरे हाथ में दूध का गिलास जमीन पर गिर गया और कुछ मिनट में सब लोग दौड़कर वहां आ गए। राहुल ने आकर तुरंत कमरे की लाइट चालू कर दी। मैं और मोना दोनों ही डरे हुए थे। मैं तो चीख की आवाज से डरी थी, पर मोना जो खुद चीखी थी वो लाइट बंद होने से। ऐसे क्यों डर गई थी? मेरी सास ने से मेरी तरफ देखा और कहा, बहू, मोना के कमरे की लाइट आगे से कभी बंद मत करना। मैंने कहा, मम्मी जी, मुझे लगा मोना सो गई। तब मुझे बीच में रोकते हुए राहुल ने कहा, शीतल, आगे से लाइट कभी बंद मत करना, समझ गई ना तुम? अब चलो। कुछ देर पहले जो सारे लोग खुशनुमा माहौल में झूम रहे थे, एक लाइट बंद करने से ऐसा क्या हो गया कि सब मुझसे नाराज हो गए? ये बात मेरी समझ से परे थी और मैं ना चाहते हुए भी फिर से मुझे शक के घेरों में जकड़ रही थी। आई एम सॉरी राहुल, मुझे नहीं पता था कि एक लाइट बंद होने से मोना इतनी डर जाएगी। मुझे तो लगा वो सो गई है, इसीलिए मैंने उसके कमरे की लाइट बंद की। मेरी बात सुनकर राहुल ने कहा, छोड़ो ना शीतल, जो हुआ सो हुआ। अब कभी लाइट बंद मत करना ऐसा। मोना को अंधेरे में डर लगता है। वो रात को भी
लाइट ऑन करके ही सोती है। अब छोड़ो ये बात, चलो सो जाते हैं। मुझे सुबह जल्दी ऑफिस जाना है। अगली सुबह सब लोग नॉर्मल थे। वो कल रात की बात भी पहुंच गए थे। बस मेरे दिमाग में मोना की वो चीख अभी भी लगातार घूम रही थी। मैं अब मोना का सारा ध्यान रखने लगी थी। उसके साथ अब कुछ ज्यादा ही प्यार से पेश आ रही थी। उसके खाने पीने पर भी ध्यान दे रही थी। मोना भी अब धीरे धीरे मेरे साथ घुलने मिलने लगी थी। अगले कुछ दिनों में ही हम दोनों अच्छी दोस्त बन गए। ये बात राहुल को ना जाने क्यों खटकने लगी थी। कुछ दिन तो राहुल चुप रहकर अपनी बहन और पत्नी की दोस्ती देखता रहा, पर फिर उसने एक दिन मोना को अकेले में देखकर वो उसे गुस्से से डांटने लगा। मोना, क्या कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तुम शीतल से ज्यादा घुलो मिलो मत। जैसा कहता हूँ सिर्फ वैसा ही करो। ये सब के लिए अच्छा है। राहुल और मोना के बीच हुई ये बात मैंने सुन ली थी। मैं समझ नहीं रही थी कि मेरे साथ किस्मत कितने अजीब खेल खेलती है। मैं जैसे ही सबके साथ खुशी से रहने लगती हूँ, तभी कुछ न कुछ अजीब होता है। भला राहुल को मेरे मोना से बात करने या उससे दोस्ती करने पर ऐतराज क्यों है? उसे तो इस बात में खुश होना चाहिए था। वो ऐसा क्यों कर रहा है? कोई राहुल का कोई पुराना अफेयर तो नहीं जिसके बारे में वो जानती हो और राहुल को डर हो कि वो ये बात मुझे ना बता दे। और ऐसे और ना जाने कितने शक वाले ख्याल मेरे दिमाग में दस्तक दे रहे थे। पर जिंदगी की लगातार लगने वाली ठोकरों से अब मैं समझदार हो गई थी। पहले जैसे वो हर बात राहुल से मैं खुलकर पूछती थी, अब वो एक जवाब में चुप कर दिया करता था। अब मैं राहुल की किसी भी कहानी में नहीं आना चाहती थी और इस बार मैं सब सच जानना चाहती थी। मैंने अब ये तय कर लिया था कि ये लुका छिपी का खेल अब उसे ख़त्म करना ही होगा। मैं अब राहुल के ऑफिस जाने का इंतज़ार करती और फिर घर पर उसके सारे कपड़े और फाइल्स ढूंढने लगती। मुझे उम्मीद थी कि उसके अफेयर का कोई सबूत तो मेरे हाथ ज़रूर लगेगा। कई दिनों तक ये चलता रहा। कुछ भी मेरे हाथ ना लगा तो मैंने राहुल का पीछा करने का सोचा। एक शनिवार तो वो ऑफिस पहुंच गई, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका ऑफिस सिर्फ सोमवार और शुक्रवार तक का हो और वो शनिवार को किसी और के साथ वक्त बिताने के लिए ऑफिस के नाम पर घर से चला जाता हो। राहुल के ऑफिस पहुंचकर मैंने जब राहुल को वहीं पाया तो मैंने झूठा बहाना बनाकर दिया कि वो शॉपिंग के लिए पास के मॉल में आई थी, बस इसीलिए उससे मिलने ऑफिस आ गई। इसके बाद अपनी जासूसी के झूठ को छुपाकर मैं घर वापस तो आ गई, पर मेरा मन ये मानने को तैयार नहीं था कि सब ठीक है। अब मेरे पास एक ही रास्ता था, किसी तरह से मोना से ये पूछना कि राहुल उसे क्यों उससे बात करने से रोक रहा था। इसीलिए मैंने राहुल का पीछा छोड़ दिया और मेरा नया निशाना मैंने मोना को बना लिया था। मैं अब मोना से और ज्यादा घुल मिल रही थी। अब मोना भी मुझे भाभी से ज्यादा बढ़कर दोस्त मानती थी। वो इस बात से अनजान थी कि मेरा ये प्यार सिर्फ उसके प्रति एक ननद और दोस्त वाला प्यार नहीं, मेरे दिमाग में चलती एक चाल का हिस्सा थी। मैं घंटों मोना के साथ बात करती और घुमा फिरा कर उसे राहुल के पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करती रहती। पर राहुल और उसके बचपन की शरारतों के तो कई किस्से थे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे मेरा मकसद हल हो सके। रात को राहुल के घर आते ही मैं मोना के साथ नॉर्मल हो जाती और दिन भर उससे चिपकी रहती। अगली सुबह बेल बजने से मेरी आंखें खुली तो दरवाजे पर मेरी सास खड़ी थी, जो तीर्थ यात्रा से वापस आ गई थी। उन्हें देखते ही मेरे चेहरे का रंग उड़ गया था। मेरी सास की बूढ़ी आंखों के तजुर्बे से मेरे चेहरे के हाव भाव को छिपाना मुश्किल था। मैंने उनका स्वागत करके उन्हें अंदर बुलाया और फिर उनके लिए चाय बनाने लगी। मेरी सास ने सबसे पहले मोना के कमरे में जाकर मोना के सिर पर हाथ फेरा और उसके माथे पर एक छोटा सा टीका लगाया और उसके कमरे में एक पुड़िया रखकर बिना उसे जगाए चुपचाप बाहर आ गई। मुझे मोना की तबीयत के बारे में पता तो था, पर अब मुझे यकीन था कि शायद मेरी तरह मोना भी अपनी बीमारी की गंभीरता से अनजान है। मोना को अंधेरे से लगने वाला डर शायद कोई बड़ी बीमारी का छोटा सा साइड इफेक्ट है। इसीलिए मेरी सास मोना के लिए आशीर्वाद लेने के उद्देश्य से तीर्थ यात्रा पर गई थी। एक बार तो मुझे लगा कि मेरी सास ने यात्रा सिर्फ अपनी बेटी के लिए ही की है, क्योंकि वो मेरी बीमारी के बारे में तो जानती थी, पर उन्होंने मुझे ऐसा कुछ नहीं दिया। फिर मैंने नए रिश्ते के कारण इस बात को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ना ही बेहतर समझा। अगले दिन रोज की तरह राहुल की जाते ही मैं उसके साथ दोस्तों वाला बर्ताव करने लगी, पर ये गहरी दोस्ती अब न सिर्फ राहुल बल्कि मेरी सास को भी खटक रही थी। राहुल की तरह मेरी सास ने भी मोना को अकेले में मुझसे दूर रहने के लिए समझाया,
पर अब तक मोना और मेरी दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी कि मोना ने न सिर्फ अपनी माँ से इसका विरोध किया, बल्कि उसने अगले ही दिन ये बात भावनाओं में बहकर मुझे बताने लगी। मैं सोच में पड़ गई कि आखिर ऐसी क्या बात है कि ये सब लोग मिलकर मोना और मेरी दोस्ती के पीछे पड़े हैं। अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई। मैंने सोचा, कहीं ये मोना की वो बीमारी तो नहीं जिसके कारण कोई मुझे उसके करीब नहीं जाने दिया जाता, ताकि मुझे पता ना चल सके कि उसे प्रॉब्लम क्या है। बहुत दिनों के बाद ही सही, पर इस बार मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही था। अब मुझे राहुल के अफेयर की नहीं, बल्कि मोना की बीमारी के बारे में जानना था। मैंने मोना से सब कुछ पूछा, पर बेचारी मोना तो अपनी बीमारी के बारे में इससे ज़्यादा कुछ ही नहीं जानती थी कि उसे अंधेरे से डर लगता है। और लगभग 5 साल पुरानी उसकी इस बीमारी की शुरुआत एक कार एक्सीडेंट के बाद से हुई थी, जिसमें उसकी सर पर एक गहरी चोट लगी थी। इसके बाद से ही कभी कभी वो बेहोश हो जाती थी और फिर उसे कुछ दिन कॉलेज जाने से और किसी से मिलने से भी रोक दिया जाता था। अब हम दोनों मिलकर सच्चाई की खोज में लग गए थे और एक सफाई के दौरान मेरी सास के कमरे से वो फाइल मिली। इसे देखकर मेरा दिमाग चकरा गया, क्योंकि उस फाइल पर लिखा था यादव साइकेट्रिक क्लिनिक, यानी वही क्लिनिक जहां मेरा भी इलाज चल रहा था। पर उसे मोटी फाइल पर पेशेंट का नाम था मोना। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल कहानी डायरी को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।